Good morning. Good morning, all of you. In the series of thermodynamics, in last class we have studied the laws of thermodynamics. So today we will study the concept of free energy in a biological system. In that class also we have studied about Gibbs free energy. तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा उसको elaborate करके देखेंगे. We have already discussed it. तो biological free energy क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ लाइफ जो है वो कब कंसीडर्ड होती है? एज अ गैदरिंग ऑफ स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी. जो पूरी लाइफ प्रोसेसेस है लाइफ का, वो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो एनर्जी को स्टोर करके और फिर मैनिपुलेट करती है अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए. तो लाइफ एज अ होल इज ड्रिवन बाय अ फ्री एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एंड कन्वर्ट्स अल्टीमेटली इनटू हीट. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, बट विथ मेनी इंटरेस्टिंग प्रोसेस इन बिटवीन, जिसमें बहुत सारे बीच में इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस आते हैं. फोटोसिंथेसिस है, विथ जैसे एक्सेप्शन है बैक्टीरिया में कि हम लोग अपने जैसे अगर हम लोग हीट को अगर हम लोग अपने जहाँ से एनर्जी सोर्स से हम लोग बैकवर्ड जाएंगे तो सीधा हम लोग रेडिएंट एनर्जी तक पहुंच जाएंगे. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें बैक्टीरिया में आप वापस नहीं ट्रेस आउट कर सकते हैं. तो लेकिन ऐसे अगर आप कहीं से भी अगर आप स्टार्ट कीजिएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आइएगा, तो अल्टीमेटली यू विल रीच टू द सनलाइट, क्योंकि वहां से ही स्टार्ट होता है. तो फ्री एनर्जी इज हैंडल्ड बाय अ चेन ऑफ कपल्ड केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेस. ठीक है, जो ये फ्री एनर्जी कब हैंडल होते हैं? बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस या प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या करता है कि विच पासेस फ्री एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर. जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में फ्री एनर्जी पास करते रहते हैं. तो दो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है बायोलॉजिकल फ्री एनर्जी का इन लिविंग सेल्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिविंग सेल्स की बात हम लोग करें. इफ यू गो फॉर अ गूगल एंड यू हैव फ्री एनर्जी है तो आपको फिजिक्स का साइट खुल जाएगा, फिजिक्स में आपको दिखेगा. बट मोर प्रॉपर्ली वी हैव टू स्टडी इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो जो एनर्जी है लिविंग सेल्स में, फ्री एनर्जी, जो बायोलॉजिकल फ्री एनर्जी है लिविंग सेल्स में, आर प्रोटोमोटिव फोर्स कहते हैं या पीएमएफ कहते हैं, और एटीपी है. प्रोटोन मोटिव फोर्स एंड एडिनो एटीपी. हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें फिर हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे. तो जो पीएमएफ है, प्रोटोन मोटिव फोर्स है, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. ठीक है. और एटीपी, यू नो, एटीपी इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल व्हिच ब्रेक्स डाउन इनटू द एडीपी और पायरोफॉस्फेट. अगर एटीपी टूटता है तो एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक पायरोफॉस्फेट बनता है, और वो रिलीज करता है फ्री एनर्जी. ये हम लोग ने जितने भी अभी बायोकेमिकल प्रोसेसेस पीछे पढ़े थे, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, वहां पे हमने देखा कि ये एटीपी, एडीपी और पायरोफॉस्फेट में टूटकर फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वही जो यूज होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में. अभी लास्ट क्लास में वी हैव रेड द सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक. उसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में हम लोग समराइज कर सकते हैं कि एंट्रोपी जो है इंक्रीज करता है हमेशा. लिविंग थिंग्स डिक्रीजेस देयर ओन एंट्रोपी एट द एक्सपेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स. फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अभी लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, दैट इज नोन एज गिब्स एनर्जी. उसको जिसको जी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू H माइनस TS. ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं. फिर इसी को हम लोग थोड़ा एलाबोरेटली डील करेंगे. इज अ मेजर ऑफ एंट्रोपी चेंज. वो क्या है? वो एंट्रोपी चेंज का मेजर है. एंट्रोपी चेंज का मेजर है ऑफ एंटायर यूनिवर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन द सिस्टम. सिस्टम और यूनिवर्स के कॉरेस्पॉन्ड में जो चेंज होता है एंटायर एंट्रोपी, एंड देयरफॉर इट इज एन इंडिकेटर. और यही इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ चेंज. जो भी चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा. तो इसीलिए द प्रोसेस ऑफ लाइफ कैन देयरफॉर बी कंसीडर्ड. इसीलिए अभी पहला स्लाइड में भी मैंने यही कहा था, इसको हम लोग प्रोसेस ऑफ लाइफ को हम लोग कैसे कंसीडर कहेंगे? एज द गैदरिंग, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी. कैसे उसको स्टोर करता है, कैसे मैनिपुलेट करता है फ्री एनर्जी को, यही लाइफ प्रोसेस को है डिफाइन करता है. मोस्ट ग्लोबली लाइफ इज ड्रिवन बाय द फ्री एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, अभी हम लोगों ने देखा, एंड कन्वर्ट्स इनटू अल्टीमेटली इनटू हीट. बट
ये इतना इजी नहीं है, एक लाइन में मैंने कह दिया, बट इट इज नॉट अ सो सिंपल प्रोसेस, बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन बिटवीन, इनके बीच में बहुत सारी चीजें होती है। यू कैन सी हियर life is driven by the free energy of photons and converts into ultimately into the heat. The main types of biological free energy and the ways in which are interconverted. ये एक दूसरे में interconverted है। अब यहाँ पे देखिए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, ये फूड में जैसे ग्लूकोज में हो सकता है, फोटॉन्स हाई एनर्जी ये पीएमएफ में करके ये फ्री एनर्जी के रूप में यूज हो रहा है। और दूसरा हमारा एटीपी था, वो एटीपी हर जगह हम लोग देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन, जितने भी एसेंशियल प्रोसेस हैं लाइफ के, उसमें रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट सब में यूज हो रहा है। तो दीज आर ऑल इंटर कन्वर्टेड, सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड है। क्लियर? लिविंग थिंग्स एंड फ्री एनर्जी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फ्री एनर्जी कैन बी थाउट एज द, इसको हम लोग एनर्जी करेंसी के रूप में, एटीपी को बोला ही जाता है ना कि ये हमारे पास वो एक करेंसी है एनर्जी का। तो फ्री एनर्जी जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ है। लिविंग थिंग्स बार बार हम कह रहे हैं कि गैदर करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं सोर्सेज ऑफ फ्री एनर्जी पे। और एनी रिक्वेस्ट, जो कोई भी रिएक्शन है दैट रिक्वायर्स फ्री एनर्जी, या डीएनए मेकिंग हो, न्यूक्लिक एसिड्स हो, मैकेनिकल वर्क हो, बिल्डिंग है ऑफ प्रोटोनोटिव फोर्स, मस्ट बी पेड फॉर। मतलब यहाँ एनर्जी, फ्री एनर्जी यूज होती है बाय कपलिंग टू अ रिएक्शन दैट रिलीज फ्री एनर्जी। ये आप हम लोगों ने, क्योंकि सारे लगभग हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये सारी चीज हम लोगों ने देखा है रिएक्शंस में। तो फ्री एनर्जी इज हैंडल्ड बाय, अभी मैंने कहा था ना कि ये बहुत सारी रिएक्शंस के, इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस। फ्री एनर्जी इज हैंडल्ड बाय चेन्स ऑफ कपल्ड केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस इन व्हिच दे passes free energy from one form to another. Many of the reactions are called electron transport reactions because they can be described in the terms of transfer of electrons. I think ये अभी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाना बाकी है, उसमें फिर ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे फ्री एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। तो जो ट्रेडिशनल बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड्स बायो एनर्जेटिक्स को दो भाग में बांट करते हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो पहले तो मेन फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को शुगर में चेंज किया जाता है। प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया भी है, कह सकते हैं फ्री एनर्जी ऑफ सनलाइट, फ्री एनर्जी ऑफ सनलाइट को यूज करते हैं सुगर्स और ऑर्गेनिक, और ये यही चीज हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद रेस्पिरेशन, दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज हैज बीन टेकन और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से करते हैं, लिविंग मैटर्स एंड एक्टिविटी। ये आपका मेन जो हो गया कि ओवर बायो एनर्जेटिक को हम लोग यही दो भाग में बांट सकते हैं। रेस्पिरेशन में आपको पता है ओवरऑल कन्वर्सन ऑफ फूड, जो फूड एक्चुअली, पहले फोटोसिंथेसिस आप देख लीजिए, ओवरऑल यूजेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पता ही है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दे हैव लो फ्री एनर्जी, मतलब हाई एफिनिटी ऑन टू द मॉलिक्यूल्स वेयर दे हैव हाई फ्री एनर्जी। अभी जो हमने स्लाइड आपको दिखाया था उसमें सिंप्लीफाइड व्यू में रिप्रेजेंट किया हुआ था। एंड देन वी विल कम टू द रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ फूड होता है टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स वेयर दे हैव लो फ्री एनर्जी एंड टू द मॉलिक्यूल्स लो फ्री एनर्जी से हाई फ्री एनर्जी की ओर ट्रांसफर होता है। ये दो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं फ्री एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। अभी ये मैंने पिछले स्लाइड में भी ये स्लाइड दिखाया था, इसमें लाइट हार्वेस्टिंग मतलब पहला कहाँ से स्टार्ट होता है, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। कार्बन फिक्सेशन फिर लास्ट पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस में होता है, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और रेस्पिरेशन एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एवरीथिंग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में। And most of the life processes are driven by ATP, और जितने भी प्रोसेस हैं सब जो है ये ATP से ड्रिवन है। आप देख सकते हैं ना, most of the life processes are driven by ATP। प्रोडक्शन हुआ, ग्रोथ हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, मूवमेंट हुआ एंड ऑल अदर थिंग्स। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ऑल द बायोलॉजिकल एनर्जी बिगिंस विथ लाइट। हम लोगों ने देखा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, लाइट।
ठीक है। फोटोट्रॉप्स उसको हार्वेस्ट करते हैं सनलाइट में, फिर ऑर्गेनोट्रॉप्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है फोटोट्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, लिथोफोर्स है ड्राइव एनर्जी, वो केमिकल्स जो लिथोस्फीयर में प्रेजेंट है उसको उसमें से एनर्जी डिवाइड करते हैं, जैसे माइक्रोब्स है। लाइट हार्वेस्टिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये लाइट हार्वेस्टिंग पहला पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, जहाँ पे थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए इसके लिए। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सब इट अकर्स इन द मेम्ब्रेन्स विद द स्पेशलिस्ट ऑर्गेनेल्स। क्लोरोप्लास्ट में होता है, इन द सेल मेम्ब्रेन, एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। एनर्जी फ्रॉम लाइट इज स्टोर्ड केमिकली एंड फिजिकली। Quanta is used to synthesize NADH, nicotinamide adenosine dinucleotide। अब ये भी आप देख हर जगह ये जाके आगे जाके ये एनर्जी देते हैं ना, ये एक एनर्जी से 3 ATP निकलता है, एंड एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, एंड इट इज आल्सो एन हाइड्रोजन, and it pumps the hydrogen ion across the cell membrane which act as a capacitor. This charge separation across the membrane is called promono। इसी को चार्ज को जो सेपरेशन होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग पीएमएफ कहते हैं। अभी बताया है ना पहला स्लाइड में पीएमएफ और एटीपी। तो ये पीएमएफ हो गया वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है डायरेक्टली ड्रिवन बाय द पीएमएफ। उसके बाद ये एटीपी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, ये देखिए फोटॉन्स, पीएमएफ एंड एटीपी। तो एटीपी बार, यू नो दैट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, एंड इसको हमेशा हम लोग क्या ऑफन इट इज कॉल्ड एज फ्री एनर्जी करेंसी इसको कहते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज रिलीज्ड बाय एटीपी हाइड्रोलिसिस व्हिच इज अ रिएक्शन that is coupled by the most important metabolic process that requires free energy input, that is chemical synthesis and movement. The second part of जो ये photosynthesis होता है वो है carbon fixation. Energy stored in NADH and ATP is used to reduce the CO2 from carbon to carbon bonds in carbohydrates. For this you have to go through the process of photosynthesis in details to understand this. Now the chemical energy stored in the molecules is generated by this process. अब ठीक है, अब जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये दो प्रोसेस के थ्रू जनरेट हो गया एनर्जी, एंड ऑल एनर्जी अब उसके बाद जो जितने एनर्जी है वो ट्रांसफर होते हैं टू द नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एज अ फॉर्म ऑफ फूड। दिस इज फूड, एंड देन इट इज ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन ऑल्सो जनरेट्स पीएमएफ एंड एटीपी एज बिफोर इज जनरेटेड फ्रॉम पीएमएफ। Some process are driven by a high, अभी आप हम लोगों ने जो पिछले ग्लाइकोलिसिस और ये सब में देखा था, क्रेब्स साइकिल में NADH, GTP, गुआनोसिन आर डायरेक्टली, और ये इसके थ्रू हमें एनर्जी मिलता है या डायरेक्टली बाय द पीएमएफ इफ दे आर इन मेम्ब्रेन ब्राउन प्रोसेस। क्लियर? NADH भी जाके 3 ATP देता है, GTP भी 1 ATP देता है, FAD आपने देखा था वहां भी वो 2 ATP देता है। So now we will come to the Gibbs free energy। ये एक्चुअली हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में बात कर चुके हैं, बट इट इज इन द प्रोसेस। एंड फ्री एनर्जी अगर अलग से आता है देन यू हैव टू डील इट अगेन। उसके अलावे ये अगर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी अगर पूरा क्वेश्चन पूछता है देन वी हैव टू एनरोल इट, इसको वहां भी बताना पड़ेगा, या अलग से फ्री एनर्जी आता है देन आल्सो यू हैव टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, जो लास्ट बार हम लोग डील कर चुके हैं। ये इक्वेशन आपको पता ही था, जब लास्ट में हम लोगों ने बताया था गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। ये कैलकुलेट होता है द सेट ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ये हमने डील कर चुके हैं। ये डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है। एंथैल्पी लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ। एंथैल्पी क्या है? बायोलॉजी रिफर्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स, कितना है। एंट्रोपी क्या है? व्हाट इज द चेंज, या क्या डिस्ट्रॉय होता है रिएक्शन में, वो इफ डेल्टा एस के रूप में उसको बोलते हैं, एंथैल्पी को डेल्टा एच। यहीं पे ये डेल्टा एच और डेल्टा एस है, these three are interlinked, you have to know the relationship between these। तो एंट्रोपी इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव होगा
तो द सिस्टम बिकम मोर डिसऑर्डर, जितना ज्यादा पॉजिटिव मतलब कि ज्यादा लॉस हो रहा है उतना सिस्टम डिसऑर्डर होगा, जितना कम होगा उतना ऑर्डर में रहेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ पे टी आ रहा है ना, इसलिए ये टेम्परेचर का रोल तो है ही इसमें। तो टेम्परेचर डिटरमाइंस द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा एच टर्म्स, ये दोनों का रिलेटिव इम्पैक्ट को वो डिटरमाइन करता है। एंड ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंजेस ऑफ द, और अगर इनको इफेक्ट कर रहा है तो ओवरऑल वो फ्री एनर्जी चेंज को, बिकॉज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी और डेल्टा इंटू डेल्टा एस, तो अगर ये दोनों को इफेक्ट कर रहा है तो अल्टीमेटली डेल्टा जी को इफेक्ट कर ही रहा है ना। So the higher the temperature, the greater the impact of the delta S term relative to delta H term. और उसको needs to be noted that it is in Kelvin for the equation to work properly. Reaction with negative delta G, अगर negative है delta G release delta G release, which means that they can produce without an energy input, मतलब spontaneous होगा reaction. अगर लेकिन वो अगर positive है delta G, अगर प्लस में है, ज्यादा है, देन इनपुट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू टेक प्लेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो एज यू व्हेन, इसको हम लोग ये देख सकते हैं कि व्हेन रिएक्शन रिलीज हीट, मतलब अगर नेगेटिव है डेल्टा एच और इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, दीज फैक्टर्स जो है डेल्टा जी को मोर नेगेटिव बनाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट, अगर एब्जॉर्ब कर रहा है और डिक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, दीज फैक्टर्स मेक डेल्टा जी उसको पॉजिटिव बनाएगा। इसको आप लोग चार्ट से भी समझ सकते हैं, स्पॉन्टेनियस है। By looking at delta H, we can tell that whether a reaction will be spontaneous है या non spontaneous है, ये हम लोग इसके देख के बता सकते हैं। वही जो अभी मैंने बताया उसी को फिर से मैंने यहाँ रिपीट किया है और एक चार्ट के थ्रू है। स्पॉन्टेनियस है डेल्टा एस डेल्टा एच, और जो भी है उसमें यू कैन सी कि कब होगा। If a reaction release heat and increase it, अगर रिलीज कर रहा है हीट और एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है तो हमेशा इट हैज स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस है दैट हैव अ नेगेटिव डेल्टा जी, और अगर रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और सिमिलरली रिएक्शन ऑफ बोथ, अगर एब्जॉर्ब कर रहा है हीट और डिक्रीज कर रहा है एंट्रोपी, तो इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा ऑल द टेम्परेचर पे। क्लियर? अब इसी में हम लोग कह सकते हैं एंडोगोनिक और एक्सोगोनिक रिएक्शन। तो रिएक्शन दैट हैव नेगेटिव डेल्टा जी रिलीजेस फ्री एनर्जी, जो रिलीज करता है फ्री एनर्जी को, और कॉल्ड एक्सोगोनिक रिएक्शन। मतलब एक्सोगोनिक मींस एनर्जी इज एग्जिस्टिंग द सिस्टम, और नेगेटिव डेल्टा जी मींस द रिएक्टेंट्स और इनिशियल स्टेट हैव मोर फ्री एनर्जी देन द प्रोडक्ट्स और फाइनल स्टेट। ठीक है, तो एक्सोगोनिक रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये बार बार हम लोग पीछे देख ही रहे हैं, because they can occur without the addition of energy. और reaction with positive delta G, अगर delta G 0 से ज्यादा हो, on the other hand requires input of energy। ठीक है, वहाँ input of energy need होगा, तो इसीलिए इस reaction को एंडोगोनिक रिएक्शन कहते हैं। In this case the product or the final state, ये इसमें प्रोडक्ट में ज्यादा एनर्जी होगा, फ्री एनर्जी, देन द रिएक्टेंस, और इसमें क्या होता है उसका उल्टा होता है, और इनिशियल स्टेट। तो एंटागोनिक रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस मींस दैट एनर्जी मस्ट बी एडेड बिफोर दे प्रोड्यूस। यहाँ पे रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। क्लियर? इट इज इंपॉर्टेंट to realize that the word spontaneous, जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं ना कि spontaneous has the very specific meaning here. It means कि a reaction will take place without added energy, but it doesn't say anything about how quickly the reaction will happen. ठीक है, a spontaneous reaction could take a second to happen, but या बहुत ये टाइम का नहीं बताता है ये कितने टाइम में होगा। ठीक है, the rate of the reaction depends on the path it takes between starting and the final stage। तो ये डायग्राम में दिखा रहा है, यहाँ रिएक्टेंट से शुरू हो रहा है, प्रोडक्ट्स में खत्म हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, तो टाइम, ये टाइम है। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का चार्ट है और ये स्पॉन्टेनियस का टाइप।
ये तो हो गया। अब हम लोग इंटर रिलेट करके देखेंगे, फिर वही चीज लगभग रिपीट हो रहा है कि एंथैल्पी में क्या होता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, क्या इंटर रिलेटेड है, तो है ही। अभी हमने जो पिछले इक्वेशंस में देखा था दीज आर रिलेटेड। तो ये अलग से अगर बीच में पूछ सकता है कि हाउ एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी आर रिलेटेड, तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं। वही है, द प्रोसेस कैरिड आउट, एंथैल्पी क्या था, आउट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एट अ कंटेंट ऑफ हीट इन ई, इसमें इक्वल इन इंटरनल एनर्जी है, ये प्रेशर वॉल्यूम है, वह work is done, but in constant pressure process the system also expand energy in doing PV work. Therefore the total heat content of system at constant pressure, the total heat content, enthalpy वही है ना, total heat content of a system at constant pressure is equivalent to internal energy, किसके, H जो है enthalpy है, ये किसके equivalent है, E, internal energy plus pressure volume product or PV energy. This is called as enthalpy and is represented by symbol H. तो अगर हम लोग enthalpy को डिफाइन करना होगा तो ये इक्वेशन enthalpy का है। अब ये बार बार कह रहे हैं कि enthalpy is the total heat content of the system. It reflects the number and kinds of chemical bonds in the reactants and products. Like internal energy, enthalpy is also a function of state, and therefore it is not possible to quantify the absolute enthalpy. However, a change delta H enthalpy accompanying a process can be measured accurately. ठीक है, डेल्टा H हम लोग चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग कर सकते हैं HP, where P is प्रोडक्ट और R is reactant, और इसका यूनिट जो है जूल पर मोल है और कैलोरी पर मोल है। अभी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में हमने बात कर ही ली है, तो विच द रिएक्शंस विथ हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, तो वो एक्सोथर्मिक कहलाते हैं। इन सच केस इसमें क्या होता है, नेगेटिव, देयर इज अ नेगेटिव चेंज इन एंथैल्पी, मतलब जो डेल्टा H होता है वो नेगेटिव होता है फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज और कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज टू कंबशन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी, जो ग्लूकोज का टूटना जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, वी हैव सीन इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, देयरफॉर इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ माइनस negative delta H. And melting of ice into liquid water is a subsequent vaporization into water vapors, absorb considerable amount of heat. यहाँ पॉजिटिव है from the surrounding, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं तभी आइस का मेल्टिंग होता है, therefore it is an endothermic reaction with positive delta H. एंट्रोपी अगेन आई थिंक सब रिपीट ही हो रहा है। एंट्रोपी को पता ही है क्या डिसऑर्डर जो है सिस्टम का, ये सिंबल एस से भी होता है। एंट्रोपी है जो अभी हम लोग डिस्कस किए ही है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसका महत्व हम लोग देखे ही हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या था, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टुवर्ड्स अ मैक्सिमम। एनी चेंज जो एंट्रोपी में है, ठीक है, उसको हम लोग डेल्टा एस से कहेंगे। Changes in the delta S disorder accompanying from start to finish when the product of reaction are less complex or more disordered than the reactants. अगर product ज़्यादा more disorder है reactant से, the reaction is said to be proceed with gain in entropy, मतलब वो positive आएगा और इसका उल्टा negative जाएगा, ठीक है। और in all spontaneous reaction such as oxidation of glucose और melting of ice, the delta S is positive. Gives free energy मैंने बता ही दिया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। Total energy of the system which is available to do work at constant temperature and pressure. It is called the, ये बहुत important है एक्चुअली, ये बार बार इसीलिए रिपीट हो रहा है, it's called gives free energy. यहाँ पे मैंने उनका वो दिया है, in the honor of जो उन्होंने खोज की थी, जोसेफ विलियर्ड गिब्स, वो अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड फिजिकल केमिस्ट थे who developed the theory of chemical thermodynamics in 1870. Since Gibbs free energy is also a ये भी एक thermodynamic quantity
टी है. इट इज नॉट पॉसिबल टू क्वांटिफाई द एब्सोल्यूट, उसका भी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन चेंजेस डेल्टा निकाल सकते हैं. डेल्टा जी हमने निकाला ही था, जो रिएक्शन आपने देखा था, ये रिएक्शन मैं पहले भी डील कर चुकी हूँ. ये डेल्टा जी इज H माइनस टी एस, ये मैं बता चुकी हूँ आपको. नाउ द सिंथेसिस ऑफ macromolecules such as protein and nucleic acid from their simple monomeric components also requires input of energy and therefore endergonic. जहां भी एनर्जी रिक्वायर होगा वो एंडोगोनिक रिएक्शन होगा with plus positive delta G. Synthesis of ATP during oxidative phosphorylation, एग्जाम्पल बताया हुआ डेल्टा जी इज एज हाई एज 67 किलोजूल पर मोल. ये एक एंडोगोनिक प्रोसेस है जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिया है. तो इन बायोलॉजिकल सिस्टम वेरी ऑफन thermodynamically unfavorable energy requiring endogonic reactions couple them to the other reaction to liberate free energy. ठीक है, so that overall process is exogonic. The free energy change of a chemical reaction is a function of displacement from the equilibrium. Equilibrium से जितना displace होंगे उतना ही उससे वो energy change होगा. The further the reaction is poised away from, जितना equilibrium से दूर जाएगा, the more free energy is available as the reaction proceeds towards equilibrium. When the reaction is at equilibrium, delta G 0 होगा, therefore no further work can be done. Now the magnitude of free energy changes is mostly a function of particular set of reaction. Therefore free energy changes in chemical reaction are compared under the standard reaction. The standard free energy change, the delta G represents the free energy change of a reaction at pH 7 and under 25 degrees centigrade. Now the actual free energy change and standard free energy change. ये standard हम लोग जब standard कब किए, जब इसको हम लोग standardize कर दिए कि इतना temperature और इतने pH पे होगा. ठीक है, तो the actual free energy change and the standard free energy change are two different quantities that will necessarily match each other. That will not necessarily, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों match करेगा, क्योंकि जो standard है is a constant that is characterized for each specific reaction. वो एक specific reaction को characterize करता है जो directly related to the equilibrium constant. यहाँ पे हमने एक constant देख के चले हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो actual free change है वो दोनों match हो जाए. Clear? I think that is enough about the